स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे हमारा जो सेकंड चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस, उसके लास्ट टॉपिक की। लास्ट टॉपिक जो है वेन डी ग्राफ जनरेटर है। ये क्या करता है, हाई पोटेंशियल जनरेट करता है, जिसकी वजह से हम जो आयन्स हैं हमारे पास, जैसे प्रोटॉन्स हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, अल्फा पार्टिकल जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं, उनको हम एक्सेलरेट करवा सकते हैं, उनको तेज़ स्पीड पर चला सकते हैं और बाद में आगे जाके वो किसी टारगेट को हिट करते हैं, जैसे कोई एटम हो गया या कोई हैवी न्यूक्लियस हो गया, उसको हिट करते हैं और उसके बाद उसका डिसइंटीग्रेशन हो जाता है हैवी न्यूक्लियस का और हम उसको स्टडी करते हैं। तो आपने जो सुपर कोलाइडर सुने होंगे, सन सुपर कोलाइडर है और कई जो पार्टिकल एक्सेलरेटर हैं, कई तरह के हमारे पास पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं जो हम फिज़िक्स में यूज़ करते हैं, बड़ी लैब्स में यूज़ होते हैं। तो उनमें से एक वेन डी ग्राफ जनरेटर है। वेन डी ग्राफ जनरेटर जिस साइंटिस्ट ने इसे डेवलप किया था उसके नाम पे इसका नाम रखा गया, वेन डी ग्राफ जनरेटर। और ये लगभग 10⁻⁷ वोल्ट्स कितना पोटेंशियल जनरेट कर सकता है, ये 6 to 8 मिलियन वोल्ट्स का पोटेंशियल जनरेट कर सकता है। तो इसके दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, उसके बाद हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे। पहला जो इसका प्रिंसिपल है वो है कोरोना डिस्चार्ज, यानी हमारे पास जब कोई स्फीयर होता है कि उसको हम क्यू चार्ज देते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए वो स्फीयर हमने थोड़ा सा इस तरह से पॉइंटेड शेप का लिया है, तो पॉइंटेड शेप से लेने से हमारा ये जो आर है ये कम हो जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर कम हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाती है। तो यहाँ जो चार्ज डेंसिटी है बहुत ज़्यादा हो जाती है, जिसकी वजह से आसपास की जो एयर है वो क्या हो जाती है, आयनाइज हो जाती है और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर खिंच जाते हैं, पॉजिटिवली चार्ज रिपेल होते हैं। अब हाई डेंसिटी होने की वजह से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है डिस्चार्ज होता है इसके पास से। तो चार्ज जो एक तरह से हम कह सकते हैं चार्ज्ड हवा बहती है इसके पास से, चार्ज पार्टिकल्स की, सेम चार्ज के पार्टिकल्स की, तो इसको कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास एक छोटा शेल है जिस पे हमने क्यू चार्ज दिया है, स्मॉल क्यू, और उसके बाहर एक बड़ा शेल है, और अगर हम मान लीजिए कि इन दोनों शेल्स को कनेक्ट करते हैं तो हमेशा जो है चार्ज जो है अंदर वाले से बाहर वाले की तरफ फ्लो होगा, क्योंकि ये छोटा होने की वजह से इसका रेडियस कम है, इसका पोटेंशियल हमेशा क्या होगा, ज़्यादा होगा बाहर वाले से। तो आप जब इनको कनेक्ट करोगे तो अंदर वाले से बाहर की तरफ ही चार्ज फ्लो करेगा। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं कैसे, जैसे जो बाहर वाला शेल है इस पे चार्ज मान लीजिए क्यू है, प्लस का क्यू है, तो इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 Q/r, इसके सरफेस पे जो पोटेंशियल है। और इसके सरफेस पे अंदर वाले स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, 1/4πε0 स्मॉल क्यू, और इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना है, कैपिटल R, ये हो गया। तो ये हमारा पोटेंशियल हो गया कहाँ पर, बाहर बड़े स्फीयर पे। अब छोटे वाला स्फीयर देखेंगे हम। छोटे वाले स्फीयर के सरफेस पे पोटेंशियल कितना होगा, खुद छोटे स्फीयर की वजह से Q/r, जो इसका अपना चार्ज है। अब बाहर वाला जो स्फीयर है इसके ऊपर भी क्यू चार्ज है। अब ये क्यू चार्ज जो है हमने पढ़ा है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, लेकिन जो पोटेंशियल है वो सरफेस पे जितना होता है अंदर भी उतना ही होता है। तो सरफेस पे कितना है, Q/4πε0r, तो यहाँ अंदर इसके ऊपर भी उतना ही होगा। तो हमारा टोटल पोटेंशियल जो अंदर वाले स्फीयर पे कितना हो गया, एक तो उसके खुद की वजह से और एक बाहर वाले स्फीयर की वजह से। बाहर वाले स्फीयर की वजह से कितना है, जितना बाहर वाले स्फीयर के ऊपर खुद अपनी वजह से है उतना ही पोटेंशियल होगा। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है लेकिन पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और वो उतना ही होता है जितना स्फीयर शेल के ऊपर है। तो अब हम देखेंगे इस सेकेंड वाली इक्वेशन में से फर्स्ट वाली को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वाली जो टर्म है ये इससे कट जाएगी, माइनस की। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करने पे ये वाली टर्म इससे कट जाएगी, तो हमारे पास सिर्फ ये दो टर्म्स रह जाएंगी, 1/4πε0 स्मॉल Q/r माइनस 1/4πε0 स्मॉल Q/R। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि अब ये जो टर्म है हमेशा पॉजिटिव रहेगी, क्योंकि r जो है छोटा है, तो 1/r की वैल्यू ज़्यादा होगी हमेशा 1/R से। तो ये हमारे पास क्या आ गया, पॉजिटिव पोटेंशियल आ गया, यानी ये शो करता है कि जो अंदर वाले शेल पे पोटेंशियल है VR स्मॉल r है वो हमेशा V कैपिटल R से ज़्यादा होगा।
तो अगर हम इन दोनों को किसी मीडियम से कनेक्ट करते हैं, वायर से कनेक्ट करते हैं, तो हमेशा चार्ज जो है अंदर वाले की वजह से बाहर की तरफ ही फ्लो होगा, कभी भी अंदर से बाहर नहीं जाएगा, बाहर से अंदर नहीं जाएगा, हमेशा अंदर से बाहर ही चार्ज फ्लो करेगा। तो ये दो प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेस पे हमारा एक डिवाइस है वैन डी ग्राफ जनरेटर, जो पोटेंशियल जनरेट करता है 6 to 8 मिलियन वोल्ट्स तक का, और उस पोटेंशियल का हम यूज़ करते हैं किसी भी पार्टिकल को, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को, जैसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल हैं, उनको एक्सेलरेट करने के लिए। और एक्सेलरेट वो लगभग 10 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक एनर्जी तक वो एक्सेलरेट हो जाते हैं। तो इसको हम अब वैन डी ग्राफ जनरेटर को समझेंगे। वैन डी ग्राफ जनरेटर का ये डायग्राम आपकी बुक में दे रखा है। इसमें क्या है, पहले हम इसकी कंस्ट्रक्शन समझते हैं। ये जो बाहर की तरफ है शेडेड, ये सारा इंसुलेटिंग स्टैंड है। इसके ऊपर एक ये स्फेरिकल शेल रखा गया है, बड़ा शेल रखा गया है, और ये दो यहाँ पर एक बेल्ट है रबड़ की या कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल की बेल्ट है, वो घूम रही है यहाँ पुल्लीज पे। तो इस तरह घूमती रहती है ये बेल्ट यहाँ पर। और यहाँ पर एक बड़ी बैटरी के साथ ये स्प्रे कॉम्ब लगा है, ब्रश लगा है, एक यहाँ पर लगा है, और ये ब्रश जो है अंदर से इस बड़े शेल के साथ कनेक्टेड है। तो जब हमने इस ब्रश को पॉजिटिव चार्ज दिया तो कोरोना डिस्चार्ज की वजह से ये बेल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये बेल्ट मूव कर रही है तो वो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, और यहाँ पे जो है इसके ऊपर उतना ही, जितना अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है उतना ही B2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने की वजह से यहाँ पर उतना ही बाहर शेल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो कोरोना डिस्चार्ज की वजह से इस पॉजिटिव को न्यूट्रलाइज कर देगा, और ये प्रोसेस जो है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आता जाएगा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज वो उतना ही मात्रा में इकट्ठा होता जाएगा बड़े शेल के ऊपर। और बड़े शेल के ऊपर जितना ज़्यादा चार्ज इकट्ठा होता जाएगा, यहाँ पर पोटेंशियल इसके अंदर उतना ही ज़्यादा हाई होता जाएगा। और जब जब हमें जितना पोटेंशियल चाहिए उतना पोटेंशियल जब क्रिएट हो जाएगा, तो हम यहाँ पर अपना आयन छोड़ देते हैं, और वो आयन जो है उस पोटेंशियल की वजह से नीचे एक्सेलरेट होता है, यहाँ टारगेट को हिट करता है। तो ये जो प्रोसेस है, यहाँ पर कोरोना डिस्चार्ज होता है, यहाँ पर जो है चार्ज हमेशा अंदर से बाहर की तरफ फ्लो करता है, उतना ही चार्ज इकट्ठा होता जाता है जितना यहाँ से आता है। और ये जो है हमारा वैन डी ग्राफ जनरेटर डिवाइस है, काफ़ी बड़ा होता है, कई मीटर इसका रेडियस होता है। ये जो ऊपर वाला शेल है तो काफ़ी बड़ा डिवाइस है, ये कई मीटर रेडियस इस शेल का होता है। तो इसको हम जो है पार्टिकल एक्सेलरेटर के तौर पे यूज़ करते हैं, और कोई भी जो हैवी न्यूक्लियस होते हैं उन पे स्ट्राइक करवाने के बाद हमारे पार्टिकल को, तो उनको हम स्टडी करते हैं। तो इसका आपने कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और वर्किंग अच्छे से करनी है, ये डायग्राम भी करना है। इसका प्रिंसिपल मेन है, प्रिंसिपल पूछा जाता है 1-2 नंबर में, और अगर ज़्यादा नंबर 4 या 5 नंबर में देते हैं तो वो आपको कंस्ट्रक्शन और वर्किंग भी पूछ सकते हैं। तो अब हमारा जो है सेकंड चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट चैप्टर भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो अब जो है नेक्स्ट हम वीडियोस में आपके फर्स्ट और सेकंड दोनों के क्वेश्चंस जो हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, उनको डिस्कस करेंगे काफ़ी। और उसके अलावा जो बचेंगे क्वेश्चन आपकी बुक में मेन जो हैं मैं करवा दूंगा आपको, और उसके अलावा जो बचेंगे वो आप खुद ट्राई करने हैं, और हम आगे थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, हमारे अब चैप्टर पूरे हो चुके हैं, पहले 2, उनके हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और मैं आपको करवाऊंगा कुछ क्वेश्चंस। बाकी आपने अपने आप जो है दोनों चैप्टर्स में से जितने भी CBSE वाले क्वेश्चंस हैं उनको कोशिश करना है, ट्राई करनी है। कोई भी दिक्कत आए तो आप जब मर्जी पूछ सकते हो। तो कुछ क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा, उनमें से पहले 2 चैप्टर जो हैं फर्स्ट यूनिट में आते हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो ये दोनों मिलते जुलते हैं, इनको हम फर्स्ट यूनिट में कवर करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, S1 और S2 क्या हैं, 2 होलो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं। इनके अंदर चार्ज कितना है, Q और 2Q रिस्पेक्टिवली। S1 के अंदर Q चार्ज है और S2 के अंदर इतना ये 2Q चार्ज है। यहाँ पर आपने बताना है इन दोनों में से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है रेशो उसका कितना होगा। तो हमने गॉस लॉ किया था, किसी भी सरफेस में से फ्लक्स क्या होती है, जितना उसके अंदर नेट चार्ज इनक्लोज्ड होता है डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो S1 में कितना चार्ज है, Q, तो फ्लक्स कितनी हो जाएगी, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली S2 के अंदर कितना चार्ज है, ये 2Q है, और ये वाला Q भी S2 के अंदर ही आता है।
तो कितना टोटल चार्ज हो गया 3Q/ε0। तो दोनों का रेशो करोगे आप 5s1 5s2 तो कितना आ जाएगा 1:3। सेकंड इन्होंने पूछा है कि S1 में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी चेंज होगी अगर हम यहाँ पर S1 के अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम डाल दें जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 हो। तो हमें पता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालने से क्या होगा चेंज, इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। तो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए E थी, तो अब कितनी हो जाएगी E/5 हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होती है E.ds का इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी करेंगे E/k कर देंगे, k कांस्टेंट है 1/5। अब ये हमारी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है और उसने S1 में पूछा है S1 के थ्रू कितनी चेंज होगी। तो S1 में पहले कितनी थी Q/ε0, तो ये वाली जो है Q/ε0 अब कितनी होगी Q/5ε0, यानी 5 गुना फ्लक्स जो है कम हो जाएगी। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन ये कैपेसिटर से रिलेटेड है। हमें ये सर्किट दे रखा है कैपेसिटर्स का और हमसे पूछा गया एक तो इस सर्किट की टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए और टोटल चार्ज कितना होगा इसमें स्टोर जब वोल्टेज जो है A और B के बीच में वोल्टेज कितनी होगी 100 वोल्ट होगा पोटेंशियल। तो हम इसमें देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर ये और ये तीनों सीरीज़ में है। सीरीज़ में हम इनको कैसे सॉल्व करते हैं, हम इनके रेसिप्रोकल्स को ऐड कर देते हैं। तो इन तीनों की मिला के कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी 1/60 1/60 1/60 किसके बराबर ले लेंगे 1/C के बराबर। तो कितना आ जाएगा 3/60 और C कितना आ जाएगा 20 माइक्रोफैरड। ये तीनों माइक्रोफैरड में थे इसलिए इनको ऐड कर दिया और आंसर हमारा कितना आया 20 माइक्रोफैरड। अब हम तीनों को मिला के जो है एक कैपेसिटर बना दिया। ये वाला 40 माइक्रोफैरड एज इट इज़ है। ये तीनों को मिला के कितना बन गया 20 माइक्रोफैरड, इसको हमने ऐसे लगा दिया इन तीनों की जगह। और ये दोनों पैरेलल में हैं। पैरेलल में हमें पता है कि हम टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं, दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं। तो 10 + 10 20 माइक्रोफैरड, ये यहाँ पर 20 बन गया। अब ये 20 और 20 दोनों पैरेलल में आ गए, तो पैरेलल में हम क्या करते हैं ऐड कर देते हैं। तो इन 20 और 20 को ऐड करके हमने ये पहले वाले 40 माइक्रोफैरड के साथ ऐसे शो कर दिया। अब ये 40 और 40 दोनों सीरीज़ में हैं, तो सीरीज़ में हम कैसे ऐड करते हैं रेसिप्रोकल्स ऐड करते हैं। तो 1/C इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारी कितनी आ जाएगी A और B के बीच में 1/40 + 1/40 2/40 C इक्विवेलेंट करेंगे तो रेसिप्रोकल उल्टा हो जाएगा इसका 40/2 20 माइक्रोफैरड। हमारी सर्किट की टोटल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी आ गई 20 माइक्रोफैरड। उसके बाद इन्होंने ये पूछा है चार्ज कितना होगा। तो चार्ज का हमें फॉर्मूला पता है Q = C × V। C हमारी कितनी आई है 20 माइक्रोफैरड। 20 इंटू माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 लिख दिया क्योंकि हमने जो है कैपेसिटेंस फैरड में लेनी है और वोल्टेज वोल्ट में लेनी है। तो हमारा आंसर जो है कूलम उसमें आएगा, कूलम में आएगा। तो यहाँ पर ये वोल्ट नहीं आएगा, कूलम आएगा। तो C कितना है 20 माइक्रोफैरड और V कितना है 100 वोल्ट। यहाँ पर हम जो है 3 0 से 10 की पावर 20 × 100 कितना हो जाएगा 2000। 3 0 से यहाँ 3 0 कट जाएंगी तो 2 × 10 की पावर -3 कूलम आएगा यहाँ पर और मिली कूलम आएगा यहाँ पर। C आएगा कैपिटल C, क्योंकि हम चार्ज निकाल रहे हैं, चार्ज की यूनिट कूलम होती है। इस तरह से हमने ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमें बताया गया है कि आपके पास दो कैपेसिटर हैं, एक 3 माइक्रोफैरड का, एक 6 माइक्रोफैरड का। दोनों को हमने चार्ज किया 2 वोल्ट और 5 वोल्ट के पोटेंशियल तक। उसके बाद इन दोनों को हमने क्या किया सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया। अब हमने नया पोटेंशियल बताना है दोनों पे कितना होगा। सीरीज़ में कनेक्ट करने पर हमें पता है चार्ज दोनों में सेम होगा। तो पहले दोनों का चार्ज निकाल लेंगे कितना होगा। कैपेसिटेंस पहले की 3 माइक्रोफैरड है और पोटेंशियल कितना है 2 वोल्ट। तो चार्ज कितना आ जाएगा Q1 C1 V1 3 माइक्रोफैरड, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 और V1 की जगह 2 वोल्ट। चार्ज आ जाएगा 6 माइक्रोकूलम। दूसरे का चार्ज C2 V2 6 और 5 6 माइक्रोफैरड इंटू 5 वोल्ट 30 माइक्रोकूलम।
तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 36 माइक्रोकूलम। यानी जब हम सीरीज़ में इनको अटैच करेंगे तो दोनों पे टोटल जो चार्ज रहेगा, दोनों पे सेम चार्ज रहेगा, कितना 36 माइक्रोकूलम। अब सीरीज़ में पोटेंशियल अलग अलग होता है। पोटेंशियल V1, नया जो पोटेंशियल होगा V1 डैश लेंगे उसको, पहले V1 था अब V1 डैश आ गया, वो कितना होगा चार्ज बाय कैपेसिटेंस। चार्ज कितना है 36 माइक्रोकूलम, कैपेसिटेंस पहले की कितनी है 3 माइक्रोफेरेड, तो ये काट के कितना आ जाएगा 12 वोल्ट। इसी तरह दूसरे का पोटेंशियल कितना आएगा Q/C2। चार्ज कितना आया नया टोटल 36 और कैपेसिटेंस कितनी है दूसरे की 6 माइक्रोफेरेड। तो यहाँ इसको रख के काटेंगे तो 6 वोल्ट आएगा। तो नई वोल्टेज दोनों की कितनी आ गई 12 वोल्ट और 6 वोल्ट। पहले कितनी थी 2 वोल्ट और 5 वोल्ट थी, लेकिन जब दोनों को सीरीज़ में अटैच कर दिया हमने तो नई वोल्टेज कितनी आ गई उनकी 12 वोल्ट और 6 वोल्ट। इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है 2 आइडेंटिकल चार्जेस दिए गए हैं हमें। क्यू हैं दोनों चार्ज, उनको r डिस्टेंस दूर रखा है। तो हम इसकी फिगर ड्रॉ करेंगे। ये क्यू चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, दोनों में डिस्टेंस कितना है r। एक तीसरा चार्ज हमने क्यू रखना है, इन दोनों को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस पर ये क्यू रख दिया हमने। सच दैट ऑल द 3 चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, कि ये तीनों चार्ज जो हैं इक्विलिब्रियम में रहें। व्हाट इज़ द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज क्यू। तो हमने किस टाइप का चार्ज रखना है ये क्यू ये बताना है, उसका साइन क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी पोजीशन क्या होगी। पहले हम पोजीशन देख लेते हैं। मान लीजिए ये क्यू चार्ज से x दूर है, तो इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होगा क्यू इंटू स्मॉल क्यू बटा में x² 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इन दोनों चार्जेस में फोर्स कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू स्मॉल क्यू r माइनस x का स्क्वायर। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा r/2, यानी बिल्कुल सेंटर में रखना है हमने इस चार्ज को। अब इसका साइन कौन सा होगा हम ये कैसे पता करेंगे। अब ये चार्ज जो है इसके ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं आपस में, तो ये चार्ज इस फर्स्ट वाले चार्ज पे जितना रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, अगर ये छोटे वाला चार्ज उतना ही इस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाए तो ये क्या रहेंगे इक्विलिब्रियम में। और ये अट्रैक्टिव फोर्स कब लगाएगा जब ये नेगेटिव होगा। इट मीन्स हमने साइन कितना लेना है नेगेटिव चार्ज लेना है, माइनस का लेना है चार्ज। यहाँ पर पोजीशन इसकी क्या होगी बिल्कुल सेंटर पे। अब हम देखेंगे कि ये वाला चार्ज हमारे इस चार्ज पे जितना रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, ये रहा रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है, उतना ही ये जो हमने रखना है चार्ज इस चार्ज पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाएगा। दोनों को इक्वल रखेंगे तो वहाँ से हमारा जो है स्मॉल क्यू जो है काट के कितना आएगा कैपिटल Q/4, यानी मैग्नीट्यूड कितना हो गया हमारा जो गिवन चार्ज है कैपिटल Q उसका 1/4 मैग्नीट्यूड का नेगेटिव चार्ज जो है बिल्कुल सेंटर में रखने पर हमारा ये सिस्टम क्या रहेगा इक्विलिब्रियम में रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 स्फीयर स्मॉल बॉल्स हैं, m kg मास है उनका, Q कूलम उन पे चार्ज है, उनको सस्पेंड किया गया है धागों से। दोनों धागे जो हैं 1 मीटर लंबे हैं और जो है थीटा एंगल जो है दोनों धागे वर्टिकल के साथ बना रहे हैं, तो ये एंगल थीटा ये भी थीटा। हमने शो करना है कि इक्विलिब्रियम में ये शो करना है Q² 4 mg L² साइन स्क्वायर थीटा और L² इसमें 1 मीटर है, तो हम यहाँ L² की जगह 1 भी रख सकते हैं, तो 4 mg साइन स्क्वायर थीटा tan थीटा भी आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसमें हम देखेंगे कि ये जो तीनों फोर्सेस हैं, अब ये दोनों एक दूसरे पे रिपल्सिव फोर्स लगा रहे हैं, तो इस चार्ज पे हम देखेंगे F फोर्स इस तरफ लग रहा है, mg फोर्स इस तरफ लग रहा है और ये T फोर्स जो है इस तरफ लग रहा है। तो ये तीनों जो हैं फोर्सेस इक्विलिब्रियम में लग रहे हैं फोर्सेस। तो हम तीनों फोर्सेस को, जैसे ये वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर को हम उठा के जो है उसके पैरेलल किसी और पोजीशन पे भी रख सकते हैं। तो हम इस वेक्टर को उठा के अगर यहाँ रख दें और F वाले वेक्टर को उठा के यहाँ रख दें तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगी। यानी AOC जो है इस तरह से अगर ट्रायंगल हम मान लें तो ये तीनों वेक्टर से एक ट्रायंगल बन जाएगी। तो उस ट्रायंगल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, F के साथ क्या है AC है, F/AC, mg के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है OC
और टी के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, AO, ये वाली लाइन। तो हम इस तरह से इसको शो कर दिया है। तीनों फोर्सेस इक्विलिब्रियम में हैं, तो ये तीनों एक ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं और उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ से F जो है, दोनों चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो किसके बराबर आ गया, mg इंटू AC बटा में OC। इसको एक बार इग्नोर कर देंगे। mg इन दोनों को लेंगे पहले दोनों को, तो F क्या आ जाएगा, mg इंटू AC बटा में OC। अब F कितना है, दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स, दोनों चार्ज कितने हैं, Q और Q स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में डिस्टेंस कितना है, AB स्क्वायर। इधर mg AC बटा में OC। अब AC बटा में 1 मीटर, ये हाइपोटेन्यूस है, AC परपेंडिकुलर है, ये थीटा है, तो AC कितना आ जाएगा हमारा, 1 इंटू साइन थीटा। AC हमारा कितना आ जाएगा, साइन थीटा, और ये जो पूरा AB है ये AC का डबल है, तो AB कितना आ जाएगा, 2 साइन थीटा। तो AB की जगह 2 साइन थीटा रखेंगे तो 4 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। AC की जगह साइन थीटा रखेंगे, और OC जो है, OC बटा में AO क्या है हमारा, कोस थीटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस क्या है, कोस थीटा। तो OC की जगह हम क्या रख सकते हैं, अब हाइपोटेन्यूस 1 मीटर है, तो OC की जगह हम क्या रख सकते हैं, 1 कोस थीटा। तो यहाँ ये कोस थीटा रख दिया। तो यहाँ से हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो Q स्क्वायर कितना आ जाएगा, 4mg साइन स्क्वायर थीटा टेन थीटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर हमें ये 1 मीटर की जगह L दिया होता तो ये हमारा ये L स्क्वायर आ जाता है यहाँ पर, लेकिन इन्होंने 1 मीटर कह रखा है, अभी 1 मीटर लॉन्ग है थ्रेड, तो हम इसको L स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर लिखेंगे तो 1 आएगा, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपकी बुक में काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं, आपने ट्राई करने हैं। पहले दोनों चैप्टर के जितने क्वेश्चंस कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल कर सको उनको ट्राई कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप पूछिए।